नमस्कार दोस्तों, GSHRI यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए, हम देख रहे थे बिहार में स्थानीय स्वशासन का टॉपिक। उसके अंतर्गत हमने पहले डिस्कस कर लिया था ग्रामीण स्वशासन। अब हम आगे अन्य स्वशासन की इकाइयाँ और शहरी स्वशासन को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं शहरी स्वशासन। स्वशासन इसके अंतर्गत हमें दो तीन बातें को देखना है। पहला तो है इसके प्रकार, उसके बाद कुछ परिभाषा देखेंगे इसकी, और तीसरा हम इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखेंगे और थोड़ी सी पटना नगर निगम के बारे में एक दो फैक्ट देख लेंगे। आइए तो देखते हैं। हमने देखा था ग्रामीण स्वशासन में कि वहाँ 3 स्तर मिलते हैं। 3 स्तर का मतलब हुआ एक नीचे की इकाई होगी, उसके ऊपर, लेकिन यहाँ 3 प्रकार मिलते हैं, यानी इनका क्षैतिज रूप से एक वर्गीकरण किया गया है। अब ये प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है नगर निगम, दूसरा है नगर परिषद, और तीसरा है नगर पंचायत। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक डाटा भी देख लेते हैं कि वर्तमान में इनकी संख्या बिहार में कितनी है। तो बिहार में टोटल नगर निगम इस समय है 19, और अंतिम नगर निगम जो बना है वो है सहरसा। उसके बाद नगर परिषद की संख्या है बिहार में 89। ठीक है। और नगर पंचायत की संख्या है 154। तो नगर पंचायत 154, नगर परिषद 89 और नगर निगम 19। अब हम इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले हम नगर पंचायत को देखते हैं कि नगर पंचायत आखिर किसे कहते हैं। तो नगर पंचायत का जो परिभाषा है वो यह है कि वह ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो शहर के रूप में अभी परिवर्तित हो रहा हो, यानी उसमें ग्रामीण क्षेत्र के भी तत्व कुछ दिखाई देते हो और शहरी क्षेत्र के भी जो कुछ तत्व है वह दिखाई दे रहे हो। और इस स्थिति को हम अगर और टेक्निकल टर्म में परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि यह संक्रमण काल स्थिति होती है। तो वैसे क्षेत्रों को हम नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। तो नगर पंचायत वैसे क्षेत्र जो ग्रामीण थे, सभी क्षेत्र तो ग्रामीण होते हैं या नगर होते हैं, तो अधिकांश ग्रामीण होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र से कन्वर्ट हो रहा है नगर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन अभी इसका जारी है। पूर्णतः ये शहरी क्षेत्र नहीं बना है। ऐसे क्षेत्र को हम नगर पंचायत कहेंगे। ठीक है। अब नगर परिषद किसे कहते हैं? तो नगर परिषद हम छोटे नगर शहरों के लिए कहते हैं नगर परिषद, या छोटे नगर होते हैं या इसे शहर कहेंगे, उसके लिए नगर परिषद का हमारे यहाँ प्रावधान है। तो नगर पंचायत वहाँ बनाया जाता है, उसका गठन किया जाता है जहाँ अभी कुछ विशेषताएं ग्रामीण क्षेत्र वाली दिखाई देती है और कुछ शहरी क्षेत्र के लिए, यानी शहर में वो अभी तब्दीली ले रहा है, पूर्णतः शहर नहीं बना हुआ है, लेकिन नगर परिषद में एक शहर का रूप या आकार पकड़ लिया होता है या उसमें तब्दील हो चुका होता है, वहाँ नगर परिषद का गठन किया जाता है। और इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी से आपको ये चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी। हम आपको बता दें कि इंग्लिश में छोटे नगरों के लिए टाउन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। तो टाउन यह टाउन के प्रकार का ही शहर होता है, और नगर निगम जो है वो बड़े शहरी इकाई के लिए बनाए जाते हैं। तो बड़े नगरों के लिए नगर निगम होते हैं, और इसके लिए जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आती है वो होती है सिटी। ठीक है। तो सिटी जो होता है वो बड़े नगरों के लिए प्रयुक्त होता है
और नगर निगम जो होता है वो बड़े नगर में बनाए जाते हैं। तो यह इनकी परिभाषाएं रही। अब हम कुछ इनके संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे। आइए देखते हैं इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये भारत में एक इनको भी संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है और इसके लिए एक कानून पारित हुआ, और वो भी कानून जो ग्रामीण स्वशासन के लिए पारित हुआ उसी के साथ ही पारित हुआ, और उसका वो कानून है 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, और यह अभी 1992 में ही पारित हुआ। तो इसके द्वारा वर्तमान की जो व्यवस्था हम देखते हैं शहरों में स्थानीय स्वशासन के लिए, वो इस कानून के द्वारा ही लागू हुई है। अब यह तो 1952 में 92 में लागू हो 92 में यह कानून पारित हो गया, लेकिन यह 1 जून 1993 को लागू हुआ। तो 1 जून 1993 को इस कानून को लागू किया गया। अब हम इसका बारे में देख लेते हैं कि इसका प्रारंभ कब होता है। तो मैंने आपको ग्रामीण स्वशासन के पढ़ाते समय बताया था कि पहला प्रयास राजीव गांधी जी के द्वारा संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन लाया गया था, और उस समय वो लोकसभा से तो पारित हो गया था, राज्यसभा में वो गिर गया था। गिरने का अर्थ है कि मैंने पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उसी समय उसी के साथ 65वां संविधान संशोधन भी उन्हीं के द्वारा शहरों में स्थानीय स्वशासन के डेवलपमेंट के लिए लाया गया पहला प्रयास था। तो 65वां संविधान संशोधन इससे संबंधित पहला प्रयास, इन्हें संवैधानिक दर्जा देने हेतु। ठीक है, आप इसके बारे में ये जान लीजिए। उसके बाद अब इसके बारे में एक और जानकारी जानिए कि इनके बारे में भाग 9 क में प्रावधान किया गया है। जैसे भाग 9 में ग्रामीण स्वशासन के बारे में चर्चा है, उसी तरह से भाग 9 क में शहरी स्वशासन के बारे में चर्चा है। इनके लिए अनुसूची 12 बनाया गया है, अनुसूची 12, और इसमें टोटल विषय इनको जो दिए गए हैं जिन पे इनको कार्य या शक्ति का अधिकार है वो है 18। तो अनुसूची 12 में 18 विषयों को रखा गया है जिन पे इन्हें कार्य करने का प्रावधान है। नगर जो स्वशासन की इकाइयाँ हैं वो 18 विषयों पे कार्य कर सकती है, और इनका निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से होता था। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होता था, किंतु अभी हाल फिलहाल में इसका स्वशासन के शहरी स्वशासन का चुनाव चल रहा है बिहार में, अभी कंटिन्यू में जब हमारी वीडियो शूट हो रही है। इस समय अभी महापौर का जो पहले अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, यानी जो सदस्य चुने जाते थे वे अपने में से एक किसी को, जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में या नगर पंचायत में हो या नगर परिषद में हो या नगर निगम में हो, महापौर जो है या उसको प्रमुख नगर पदाधिकारी जो कहते हैं, वो वार्ड जो चुने जाते थे उनमें से चुना जाता था अप्रत्यक्ष ढंग से। उसकी चुनाव इस बार डायरेक्ट हो रहा है, यानी उसको भी जनता डायरेक्ट चुनेगी और वार्ड को तो चुनती ही है, तो आप इसे खारिज कर सकते हैं। तो अभी प्रत्यक्ष चुनाव का ही प्रावधान बिहार सरकार ने एक संशोधन के द्वारा करके लाया है। तो ये उसके कुछ संवैधानिक प्रावधान रहे, और आरक्षण की व्यवस्था है। और आरक्षण उसी तरह से जिसे हमने ग्रामीण स्वशासन में पढ़ा था, SC/ST के जनसंख्या के अनुपात में, और वुमेन को यहाँ भी बिहार गवर्नमेंट ने 50% आरक्षण दे के रखा है। और वह यह आरक्षण पहले अप्रत्यक्ष जब होता था तो उसमें अध्यक्ष के लिए भी था, और अभी भी है, डायरेक्ट हो रहा है इलेक्शन तो पर भी, और वार्ड सदस्य में भी इनके 50% आरक्षण है। उसके बाद इसके जो चुनाव लड़ने की योग्यता है तो वो है एज इसके लिए 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो 21 वर्ष इसका एज होना चाहिए, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, कार्यकाल 5 ईयर है। ठीक है,
और अब हम देखेंगे कुछ पटना से संबंधित, पटना नगर निगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पटना नगर निगम, तो पहले तो इसका गठन जानते हैं। इसका गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। पटना नगर निगम का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। और ये इसका जो गठन होता है उसमें कुछ अंग है जो प्रमुख अंग है। तो अंग के रूप में यहाँ आप इसको जान लीजिए। एक होता है महापौर, दूसरा होता है उप महापौर, उप महापौर, एक नगर निगम आयुक्त होता है, और एक अस्थाई समिति होती है। अस्थाई समिति जो वार्ड चुन के जाते हैं उनसे मिलके बनती है। और कई तरह की समिति होती है, स्वच्छता समिति होती है, फिर पार्क वाला होता है, शिक्षा की समिति होती है। तो अस्थाई समिति का गठन उनके सदस्यों में से किया जाता है। तो पटना नगर निगम के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यह है कि 1952 में इसका हुआ और इसमें वार्ड की संख्या 72 है। ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ अलग से इसलिए डिस्कस किया आपके साथ क्योंकि एक बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था और वो यही पूछा गया था कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। तो चूंकि पटना बिहार की राजधानी है और पटना बिहार का मात्र एक महानगर है। महानगर उसे कहते हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। तो शायद ये कारण रहा हो, एग्जामिनर के दृष्टिकोण में ये पटना का महत्व रहा हो, तो उसने पूछ लिया। और यह टॉपिक पॉलिटी के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि हम पॉलिटी में जब स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं उसमें शहरी स्वशासन का वर्णन है और वहाँ पे यह टॉपिक जुड़ता है। अब हम इसके अंतर्गत जो लास्ट चीज़ है वो देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट स्थानीय स्वशासन से संबंधित। तो पहला तो यह है कि भारत में 1687 ईस्वी में पहला नगर निगम का गठन मद्रास में होता है। तो आप याद रखिएगा कि पहला नगर निगम का गठन मद्रास में होता है 1687 ईस्वी में। उसके बाद इसका जो नगर निगम बनाया जाता है वो राज्य सरकार की सूची में आता है। जैसा कि आप पढ़ते होंगे हमारे यहाँ संविधान में एक 7वीं अनुसूची है जहाँ विषयों का बंटवारा मिलता है कि कौन सा विषय केंद्र के पास होगा, कौन सा विषय राज्य के पास होगा। जिस पे जो विषय अधिकार रखता है यानी राज्य या केंद्र वो उस पर कानून बनाएगा और कानून को लागू भी करेगा। तो आप पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ जो विषयों का बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में है और उसमें केंद्र की सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है और एक अवशिष्ट सूची होती है। केंद्र की सूची वह है जिस पे केंद्र कानून बनाता है और लागू करता है। राज्य का सूची वह है जिस पर राज्य कानून बनाएगा, लागू करेगा। समवर्ती सूची में वैसे विषय है जिस पे दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु अगर दोनों में कंट्राडिक्शन हो तो केंद्र का कानून वैलिड होगा। उसके बाद एक कंडीशन ये भी दे के रखा गया है कि अगर राज्य का कानून पहले से बना हो और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित हो तो उस स्थिति में केंद्र के कानून पे राज्य के कानून को वरीयता दी जाएगी। एक अवशिष्ट सूची भी होती है और इसमें कहा गया है कि ऐसे विषय जिनकी यहाँ पे चर्चा नहीं है वो ऐसे विषय केंद्र के पास होंगे। तो इसी कारण जैसे आप पढ़िएगा केंद्र राज्य संबंध तो उसमें एक टॉपिक आता है जब केंद्रीकरण की ओर झुकाव देखा जाता है संविधान का, तो वहाँ एक यह भी बताया जाता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, जबकि फेडरलिज्म में अवशिष्ट शक्तियों की चर्चा कहा जाता है कि राज्य के पास होना चाहिए। तो जैसे अमेरिका में आप देखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है राज्य के पास होती है, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र के पास है। तो जो नगरीय प्रशासन है यानी नगरीय स्वशासन की इकाई, इससे संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार के पास है। यानी यह विषय जो है राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का यह विषय है क्या? शहरीय स्वशासन जो विषय है वो राज्य सूची का
विषय है। ठीक है। और एक और फैक्ट है कि शहरों में अलग से विकास हेतु एक समिति देखने को मिलती है जिसे हम महानगर योजना समिति के नाम से जानते हैं। महानगर योजना समिति यह पूरे शहर के विकास हेतु प्लानिंग करती है। अब हम देख लेते हैं अन्य स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ। तो अन्य स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ का अर्थ है कि जो हम पढ़े ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन, उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्थानीय स्वशासन के हेतु इकाई यानी संस्थाएं हमें देखने को मिलती है जिसका चर्चा बहुत कम होता है। स्थानीय स्वशासन की इकाई, तो आइए एक दो उदाहरण से हम इसे देखते हैं। तो एक होता है छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड आप बहुत कम सुने होंगे, किंतु इसके भी उपस्थिति स्थानीय स्वशासन इकाई के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। छावनी बोर्ड जो होता है वो होता है जहाँ पर परमानेंट सेना की टुकड़ी होती है, वो वहाँ पर छावनी बोर्ड का अधिकार होता है। यानी जिस तरह के अधिकार और कार्य हम ग्रामीण स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के पास देखते हैं, पंचायत समिति के पास देखते हैं, जिला परिषद के पास देखते हैं, या स्थानीय शहरी स्वशासन में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के पास देखते हैं, वैसे ही छावनी बोर्ड के पास आप देखिएगा जहाँ सैन्य टुकड़ी परमानेंट है, उसी तरह के अधिकार और कार्य यानी दायित्व छावनी बोर्ड के पास होता है। और छावनी बोर्ड जो है वो इसका कंट्रोलिंग पावर होता है भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय, यानी उसके द्वारा इसका कंट्रोल होता है। जैसे शहरी स्वशासन में किसका चलता है, राज्य सूची का यानी राज्य सरकार का, तो उसी तरह से यहाँ रक्षा मंत्रालय का चलता है। और बिहार में एक उदाहरण अगर आपको देना हो तो दानापुर छावनी बोर्ड जो पटना के पास ही में है, बहुत पुराना रेजिमेंट यहाँ है दानापुर में, तो दानापुर में इसका छावनी बोर्ड को आप देख सकते हैं। उसी तरह से एक उदाहरण हम यहाँ से देख सकते हैं क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। यह जो है बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है, या कोई शहर ज़्यादा विस्तारित हो रहा है वहाँ पर हम देख सकते हैं क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। यानी जो कुछ शहर हैं उनको प्लानिंग वे में डेवलपमेंट करने के लिए, जो आप पढ़ते होंगे शहरी नियोजन, एक टॉपिक आता है यूपीएससी के सिलेबस में है पेपर 3 में। तो शहरी नियोजन जो है प्लानिंग, टाउनशिप प्लानिंग, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की। इसका एक उदाहरण आप लेना चाहें तो आप डीडीए को ले सकते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली में यह कार्य करती है। और इसके द्वारा आप देखेंगे कि कई विकासात्मक योजनाएं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, इसके द्वारा दिल्ली में विकास के लिए कई परियोजनाओं का रूपरेखा तैयार किया जाता है और उसे लागू भी किया जाता है। तो यह रही हमारे शहरी स्वशासन का क्लास का कंप्लीट हुआ, और इस तरह से आप इसे बार बार देखें और अपने टॉपिक को रिवीजन करें। हमें विश्वास है कि आप अपने एग्जाम में इसे लाभ की स्थिति में होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।